नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बातों के भवसागर से। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलमकार। मैं भी कलमकार कार्यक्रम किसी रचनाकार के जीवन से संबंधित है। हम उनके जीवन के विषय में जानते हैं, उनकी रचनाओं को सुनते हैं और उनसे कुछ प्रेरणा भी पाते हैं। क्योंकि ये जो आजकल के जो एपिसोड्स चल रहे हैं, इसमें हम ऐसे वरिष्ठ कवि और कवियत्रियों को ले रहे हैं या रचनाकार या साहित्यकार या किसी भी विधा में वो लिखते हों, क्यों जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक तरह से बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और बहुत सारे अनुभव हैं उनके पास में जीवन के उतार चढ़ाव को धूप छांव को लेते हुए, तो उनसे हमें भी कुछ सीखने को मिले। बस यही एक ख्वाहिश है। और आज जो रचनाकार हमारे साथ यहाँ पे हैं, मैं उनका परिचय कराने से पहले बताऊं कि जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उनके साथ उन्होंने जूझा ही है, लेकिन उसी में जो प्रगतिशीलता उनके अंदर समाहित है वो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होती है। और आज के समय में खुद को कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये भी हमें उनसे सीखने को मिलता है। और ऐसी कवयित्री, एक ऐसी रचनाकार हमारे साथ हैं जो व्यंग्य भी लिखती हैं और जीवन के बहुत सारे संवेदनाओं को भी व्यक्त करती हैं। चलिए मैं आपका परिचय करवाती हूँ श्रीमती अंजू शर्मा जी से, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपको, सादर प्रणाम आपको। सबको नमस्कार, माँ शारदा को नमस्कार, प्रणाम। और आप सभी श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम, वादन अभिवादन सबका। जी मैम, आज आपके साथ यहाँ पे हम लोग अगला 1 घंटा बिताएंगे और बहुत सारी सी बातें भी करेंगे, आपकी रचनाओं को सुनेंगे। और उस क्रम में बातचीत को शुरू करने से पहले ही मैं आपसे, चूंकि हमारी पहले भी बात हो रही थी, कि मैं आपके जीवन से और आपकी सादगी से और ये जो भी मैंने जब आपसे बात की है, हम लोग कभी ऐसे मिले तो नहीं है, लेकिन एक अलग सा सम्मोहन है आपके व्यक्तित्व में, जिससे मैं सम्मोहित होती ही आई हूँ हमेशा। तो मैम, बस बातचीत का शुरुआत यहाँ से करेंगे कि आपके हाथ में कलम पहली बार कब आपने पकड़ा और इस राह को कब और कैसे चुना? जी, कलम तो पढ़ने लिखने के साथ शुरू हो जाती है, लेकिन लिखने का काम मुझे पता नहीं था कि मैं लिख भी सकती हूँ। बचपन में अपने दादाजी की, वो बहुत अच्छी तरह आध्यात्मिक व्यक्ति थे। रामायण महाभारत की सब कथाएं उनको याद थी और रामायण पढ़ते, सस्वर पाठ किया करते थे रामायण की। 4 बजे उठकर पाठ करना शुरू कर देते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि काश मैं भी दादा की तरह पढ़ सकती थी तो मैं भी पढ़ती। तो धीरे-धीरे करते फिर मैंने पढ़ना लिखना सीखा और हम लोगों का, और बस इसी झुका हुआ लिखने के साथ। जी, तो ये तो आपका ये शुरुआत हो गया। अपने प्रारंभिक जीवन के विषय में बताइए कि कहाँ आपका परवरिश कैसे हुई और किस माहौल में आपका पालन पोषण, कहाँ की शिक्षा दीक्षा हुई आपकी? मेरी परवरिश तो, मैं तो छपरा बिहार से थी और मेरे पिताजी वहीं थे, तो धीरे-धीरे मेरी हाई स्कूल तक की शिक्षा वहीं जमशेदपुर में हुई। जमशेदपुर में मेरा घर था, मेरे घर प्रेस था, नाम था उसका, प्रेस का। मेरे भाई संपादक थे स्वर्णरेखा पत्रिका के और मेरे चाचा रिपोर्टर थे। सन्मार्ग आज दैनिक कलकत्ता से निकलती थी। तो अब यहीं से माहौल ही था पढ़ाई लिखाई का। कहते हैं लोग कि बचपन में जब मैं कोई प्रवर्स या कविता सुनती थी तो आधा होता है, तो मुझे लगता था कि मैंने सुना नहीं, बस मैं उसको जोड़ के पूरा कर देती थी। और जब से सब हंसने लगते थे, कहाँ से आया कहाँ से आया कविता की शुरुआत लोकोक्तियों और कहावतों का आधा ही लोग कहते थे और मुझे लगता था कि नहीं होगा, तो मैं इसको जोड़ के पूरा कर देती थी बचपन से ही। तो लोगों को आश्चर्य होता है, अरे इसको कैसे आ गया। बहुत रोचक बात है ये भी। और मैम, फिर आपने लिखना शुरू कर दिया, तो अपनी प्रारंभिक जब आपने लिखना शुरू किया था उस समय की कोई रचना आपको याद है क्या?
तो हमारे दर्शकों के साथ उसको साझा कीजिए। प्रारंभिक रचना, हाँ, और रचना एक या फिर बहुत जो लंबी, आपको याद है, नहीं जो आपको याद है उस समय की, अर्ली एज में जब आपने लिखना शुरू किया, उस समय की कोई भी रचना आपको याद हो। तो क्या भोजपुरी भी सुना सकती हूँ क्या? हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो देखिए मैं बताऊं, हमारे दर्शकों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी समझते हैं, जानते हैं। कुमार केशव जी हमसे जुड़े हुए हैं मैम, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं आपसे इंतजार करूंगी, विनती है कि आप कृपया कमेंट करिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप कौन हैं। और लाइक कमेंट के साथ में आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर भी करिए, क्योंकि अगला भोजपुरी 1 घंटा बहुत सारी हम लोगों को शिक्षा मिलने वाली। जी मैम। भोजपुरी की बात आई है, तो जब शादी हुई थी तो इसे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ससुराल चला गया। पहले के जमाने में 66 में शादी हुई थी, तो वहाँ अच्छा। वहाँ की बंदिश थी, और बहू है तो घर में रहे, मुझे बाहर जाने नहीं मिलता था। तो मुझे बहुत खीज होती थी, क्या करूँ, बस ऐसा। मेरे पिताजी सब सुपरिंटेंडेंट थे, तो उनके पास लोगों का तांता लगा रहता था, मिलने जुलने वालों का। और दिन भर क्या है, चाय बनाओ। तो मुझे बहुत, जो भी हो, मुझे लगता था कि दिन भर बस चाय बनाओ। तो फिर मैंने एक कविता लिखी, देखिए, बस केवल इसके लिए, चाय बनाओ। देखिए, जी सुनाइए। चौका के चक्रव्यूह से, चौका के चक्रव्यूह से हम कबहू उबर न पाइले। बाहर के रंग रंगीनी देख मन मसोस रह जाइले। कोयला कंडी, रोटी कपड़ा सब्जी सालन, और दाल भात भगोना में भी नहीं उठ के डुबकाइले। हम कबहू उबर न पाइले। कभी क्या सानी, बात है। कभी सानी ले, कभी बीनी ले, कभी छानी ले, कभी भूनी ले। यही छानबीन का चक्कर में, यही छानबीन का चक्कर में हम वृथा जन्म गंवाइले। हम कबहू उबर न पाइले। वाह। हम कबहू उबर न पाइले। कभी केहू आइल बा, देखिए इसलिए मैंने एक कविता लिखी कि केहू आइल बा, केहू आवता, केहू आइल बा, केहू आवता, केहू भिनही से बतियावता। केहू आइल आवता, केहू भिनही से बतियावता। तब बेर बेर का ऑर्डर पर हम दिन भर चाह बनाइले। हम क्या कबहू बात है, उबर। क्या बात है। देखिए, सब संग हमको बहुत मलाल था कि मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन बाद में मेरे पिताजी ने पढ़ा दिया था, मेरे फादर इन लॉ ने। तो सब संगी साथी पढ़ गईले, सब संगी साथी पढ़ गईले, लिख पढ़ के आगे बढ़ गईले। उड़े ले आसमाने में, हम घर में हाड़ी ढूंढी ले। हम कबहू उबर न पाइले। एक दिन मिलली एक दिन मिलली सखी हाटे में, निक लागत रहली ठाटे में। उ कार चला के घूमेली, उ कार चला के घूमेली। हम घर में कार बजाइले। हम कबहू उबर न पाइले। अंत में देखिए, जी इतिहास जी। भूगोल भुला गईली। हम पढ़ने में बहुत तेज थी, तो अब घर में कुछ नहीं करना होता था, तो मुझे बहुत घुटन होती थी, मैं क्या करूं। देखिए, इतिहास भूगोल भुला गईली, भाषा विज्ञान के कामे ना। इतिहास भूगोल भुला गईली, भाषा विज्ञान के कामे ना। अब गुणा भाग के पूछो, धोबी के पैसा जोड़ी ले। हम कबहू क्या उबर बात। न हम कबहू उबर न पाइले। हर और गृहिणी की यही विडंबना है। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन की व्यथा थी उस समय की। और ये आप ही की नहीं है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के जख्म उभर गए होंगे कि शुरुआती दौर तो खैर ऐसे ही निकलता है। आपने सभी की बातें अपनी बातों में रख दी। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत कि इससे कैसे निकला जाए। ये विडंबना तो सही बात है, दिन भर चाय बनाओ, कोई आ जाए तो काम करो। खैर अच्छा लगता है, लेकिन कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है। तो तो सुमन सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुमार केशव जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। लाइक्स काफ़ी हैं, लेकिन कमेंट्स आप नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप कमेंट करिए, तो हमें पता चलेगा कि आप कौन हैं। और अधिक से अधिक आप इस कार्यक्रम को शेयर करिए, क्योंकि आज हमारे साथ आदरणीय अंजू शर्मा जी हैं, और जिनके व्यंग्य को सुन करके अच्छे से अच्छे लोग भी दांतों तले उँगलियाँ दबा लेते हैं। तो अभी बस ये शुरुआत है। मिल्टन दुबे जी हैं, बहुत खूब कह रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और मैम,
ये तो हो गई आपकी ये रचना जो आपके अंदर से आपकी परिस्थिति जन्य ये कविता कहेंगे, ये रचना कहेंगे। आपकी पुस्तकों का मैं पढ़ रही थी कि आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं, छठ महापर्व और तिनके की दाढ़ी व्यंग्य संग्रह है। तो इसके विषय में भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि छठ महापर्व जैसे कि छठ विशेष ही होगा, तो क्या गीत है या क्या है ये? नहीं, गीत नहीं है, ये जी। सांगोपांग ये पूजा विधि है। इसलिए कि अच्छा। मैंने ज़रूरत महसूस की, जब मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो हमारे घर छठ होता था। डेथ हो गई तो हमें कोई बताने वाला नहीं था, हालाँकि बहुत अच्छा पर्व है, आनंद देने वाला, तो कोई बताने वाला नहीं था। तो हम लोग महसूस करते थे कि नहीं ये पर्व होना चाहिए मेरे घर, तो कैसे हो? तो फिर मैंने पूछ-पूछ के लोगों से इधर-उधर से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पढ़ने-लिखने का मतलब है कि मैं क्यों ना पूछ के मैं किताब ही लिख दूँ कि मेरे जैसे तमाम लोगों को सहायता मिल जाए। तो अच्छा। मैंने किताब लिखनी शुरू की तब से, एकदम शुरू से आखिर तक कैसे किस तरह पूजा की जाती है और जो कुछ नहीं आता था लोगों से पूछ-पूछ कर मैंने लिखी और बहुत अच्छी छठ पर्व पे पहली वो है ये कोई हाँ, कोई के जी, बस वही इसीलिए मैंने ये तो फिर वो लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी सहायता की, क्योंकि वाक़ई कि ये जनरेशन ना अगर पिछला जनरेशन ना सिखा पाए, तो बहुत सारे पर्व तो यूँ ही छूट जाते हैं, हमें नहीं छूट समझ में जाते हैं। आता है। मैं अपनी भी बात उसमें रखती हूँ कि नहीं समझ में आता, तो ये 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 और त्योहार बहुत उत्साहजनक है और सबको जी। करना चाहिए। अध्यात्म भी है और उत्साह भी है, लौकिक भी है, अलौकिक भी है, दोनों है इस पर्व में, दोनों चीज़ परिवार को जोड़ने और बाँधने का भी कार्य करते हैं बाँटने वाले त्योहार। का भी और कार्य करता है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो दूसरी है तिनके की दाढ़ी, ये नाम ही इतना मतलब अच्छा-सा है, इंटरेस्टिंग सा है ये कि तिनके की दाढ़ी। दाढ़ी में तिनका तो हमने खूब सुना है, ये तिनके वाली दाढ़ी क्या है? बात ये है कि व्यंग व्यंग तो मेरे उसमें था। मेरे पिताजी बहुत तीखा व्यंग करते थे। तो मेरे समझिए कि जिन व्यंग तो कहीं भी कुछ भी देखती थी तो मुझे बस हँसी आती थी और हँसी जो है बाद में व्यंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर बस मैंने व्यंग लिखना शुरू किया। मैं अपनी मजबूरी बता दूँ कि मैंने सोचा कि महिलाएँ पहले तो घर ही में रहती थी, बहुत रेयर केस में वो बाहर निकलती थी। तो कहा कि मेरे पिताजी ने, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे छूट दी है कि तुम बाहर जाओ और पढ़ो-लिखो और अपना वो करो, रेडियो और टीवी, दूरदर्शन और आकाशवाणी में जाओ, प्रोग्राम दो। तो फिर मैं क्यों वही काम करूँ जो महिलाएँ अंदर घर में रह के जो करती हैं, मैं ऐसा काम करूँ जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और लोग भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएँ और उनकी प्रतिभा को बाहर ले आएँ। तो ये बात मेरे मन में थी, तो मैंने वो शुरू से ही मेरे साथ ऐसी बात हुई कि मैं बच्चियों लड़कियों वाला काम नहीं करती थी, जो भी काम खेलना होगा तो लड़कियों का खेल, कोई काम कर लो। मैं कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं है, शुरू से ही बचपन से ही था, मैं इस बात को मिटाना चाहती थी, मुझे बहुत गुस्सा लगता था कि हम कम कहाँ से हैं। देखिए आज सब यह साबित हो रहा है बात बहुत लोग जुटे हुए हैं इस बात को साबित करने में कि दोनों बराबर हैं। लेकिन उस समय बिल्कुल। मेरे मन में भावना थी कि नहीं, मैं कम नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने होम साइंस नहीं लिया और मैं लड़कियों वाला खेल नहीं खेलती थी, मैं कोई खाना बनाना नहीं सीखती थी। बस मैं केवल पढ़ने-लिखने और लड़कों वाला काम करने में लगी रहती थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये भी अपने आप में काफ़ी रोचक बात है कि इसमें तो ख़ैर कोई शक की बात नहीं है कि बराबर ही हैं दोनों। ये सिर्फ़ नज़रिए का ही अंतर होता है कि जो लोग अंतर देखते हैं, लेकिन ये है कि एक समझदार व्यक्ति कभी कोई अंतर नहीं देखता है और हम लोग ब्लेस्ड हैं उसमें। तो मैम नहीं, ये तो हो गई जी, इसकी कुछ आपको पंक्तियाँ याद हैं क्या? तिनके की दाढ़ी? देखिए किधर अच्छा, तो उन दिनों की बात है कि जब जी। राजनीति का तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। तो बिल्कुल। हाँ, देखिए पहले दाढ़ी में तिनका था, अब तिनके की दाढ़ी है, लोकतंत्र की गाड़ी है भई लोकतंत्र की गाड़ी है। क्या बात एक है, क्या बात है! एक्सल इसका ढीला ढाला पहिए
काबू बोल नहीं रहा। नेटवर्क इशू। इंजन जैसे ईंधन ईंधन इंजन जैसे, एक लाइन में भूल रही हूँ कि कोई बात धक्कन नहीं, जो याद है वो सुनाइए। सीट की मारा लोकतंत्र, वही लोकतंत्र की गाड़ी है। बस वाह, एक लोकतंत्र की गाड़ी आज भी चल पुरानी रही है कविता और होने से पहले याद भी। नहीं। जी, जी, जी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ ये लंबी तो मुझे कविता है। पहले से कहना चाहिए था कि आप ये नोट करके रखिएगा और आपके पास अगर कुछ कविताएँ हैं तो आप मुझे ज़रूर सुनाइए, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे उनको। और निधि शर्मा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, आपकी बेटी हैं, कहती हैं एन इंटरव्यू विद माय माँ अंजू शर्मा। जी हाँ, बिल्कुल आप इसको शेयर करिए और ये एक ऐसे यादगार, एक ऐसा धरोहर होगा ना, जो हमेशा के लिए रहेगा। राकेश श्रीवास्तव जी हैं, अति सुंदर बोल रहे हैं। निधि शर्मा जी हैं, पहले भी मैंने बहुत सुंदर बोला है। कुछ नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, तो मैम आप एक बार निधि जी आप उनकी हेल्प कर दीजिए। जी, जी मैम। हम लोग बात कर रहे थे रचनाओं की, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे अभी? लोकतंत्र की गाड़ी। क्या हुआ कुछ? हेलो, जी मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं साफ नहीं आवाज आ हम रही, आप लोग बोलिए। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है आप तक? अच्छा, अब आ रही दर्शक के है, तौर पे। बीच में कट के आ अच्छा, रही है। अच्छा। जी, जी, जी। और भी आपकी कुछ पुस्तकों का मैंने ज़िक्र, मतलब कुछ चीज़ें मुझे मिल गई हैं। एक है चुटकियाँ, व्यंग्य छड़िकाएँ। अ, ए मौसम गीत संग्रह, गीत गज़ल संग्रह है आपका, और चल ले चल व्यंग्य। तो और बाल साहित्य पे भी आपने काफ़ी काम किया है। एकता में बल है, ये बाल नाटक है। तो आप नाटक और किन-किन विधाओं में आप लिखती हैं? ये तो व्यंग्य का तो हमें पता चला। और बताइए और क्या-क्या लिखते हैं आप? कि नाटक भी मैं लिखती थी मतलब जब भी दूरदर्शन से मेरे भी नाटक आए हैं, आकाशवाणी से हाँ, आपकी आवाज़ नाटक बीच-बीच आए में हैं, कट जा रही है, तो अगर आस-पास कोई है तो ज़रा भोजपुरी उनको व्यंग्य बोलिए। नाटक आए हैं। तो अ, कृपया आप लोग मुझे एक कमेंट करके बताइए कि क्या मैम की आवाज़ आप देखिए लोगों को तो आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तरफ आवाज से कुछ प्रॉब्लम है? मुझे बीच में आवाज़ कट जा रही है और उससे फिर एक अवरोध सा उत्पन्न हो जाते हैं। जी मैम, थोड़ी नेट आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप बोलिए तो मुझे समझ में आएगा। चलिए, कुछ समस्याएँ तो आती रहती हैं और आज मौसम भी कुछ अपने सुंदरतन को लिए हुए है। बहुत सुंदर सा लोकतंत्र की जी गाड़ी। मैम। नहीं है मम्मी उसके नाम से, उसे कोई नहीं है, कोई और नाम उसका है कुछ और नहीं। जी मैम। हाँ, हाँ, आप बोलिए। आकाशवाणी का ज़िक्र कर रही थी कि नाटक को लेकर के हाँ, क्या? तो हाँ, उसमें नाटक मेरे आए थे कि सॉरी मेम साहब, ये हास्य व्यंग्य नाटक था। और दूसरा था जी। और याद ही नहीं आ रहा है। तो मैंने तर्पण भी लिखा था बहुत पहले, वो भी आ चुका है। कि तर्पण था कि जैसे अब क्या बताऊं कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है, पिता की डेथ होने के बाद कौन वो करे, उनका तर्पण करे। तो लोग खोज रहे हैं पुत्र को, अब हुँ। मिल नहीं रहा है और कहीं बार में बैठा हुआ है। तो इस पर मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने नाटक लिखा तर्पण। तो लड़की पुत्री ने ही तर्पण किया, तो इस पर मैंने नाटक लिखा। और एक सॉरी मैम साहब था, एक नाटक याद आ रहे हैं बच्चों पर। मैंने
बहुत बड़ा वो लिखा था, 13 एपिसोड का नाटक लिखा था, छोटू मोटू, जो विकलांग छोटू बच्चों मोटू, के। अच्छा हाँ, अच्छा और बच्चों के जो फीचर फिल्म है, बच्चों के आधे घंटे का, तो मैंने 4-5 लिखे हैं। सबसे पहले दूरदर्शन में भी आ चुके हैं, एकता में बल है, और बच्चे बड़ों से बेहतर हैं, और आओ मिलकर पेड़ लगाएं, और छुट्टी हो गई, मैंने इस तरह की, जंगल का दरबार, ये सब नाटक मेरे आ चुके हैं, दूरदर्शन में भी और रेडियो में भी। हाँ। बहुत 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 आपको, मतलब मैं क्या कहूँ कि ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी धरोहर हो गए, और आपने मतलब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया हुआ है। एक और मैं देख रही थी कि आपके सम्मान जो मिले हुए हैं आपको, उसकी भी एक लंबी सी फहरिस्त है, लंबा लिस्ट है। लेकिन वो हम लोग बात करते हैं, उसकी पहले अपनी कोई रचना जो आपको। मैं सुनाती हूँ जी। हाँ, कोई दूसरा सुना दीजिए, कोई दूसरे से कुछ सुना पहले दीजिए। दाढ़ी में तेल था। हाँ, उसको पेज नंबर दीजिए। ये जी, सबसे पहले तो यही हाँ, हाँ, देती हूँ बेटा बस। जी हाँ बेटा, बस मैं सुनाती हूँ। देखिए, आपने जिक्र किया है तिनके की दाढ़ी, तो देखिए, पहले दाढ़ी में तिनका था, अब तिनके की दाढ़ी है, लोकतंत्र की गाड़ी है भाई, लोकतंत्र की गाड़ी है। एक्सल इसका ढीला ढाला, एक्सल इसका ढीला ढाला, पहिए का भूगोल निराला, ईंधन पर विदेशी ताला, इंजन जैसे कौवा काला, धक्कम धुक्की हल्ला गुल्ला, सीट की मारा मारी है, लोकतंत्र की गाड़ी है भाई, लोकतंत्र की गाड़ी। बहुत सुंदर। शोर मचाती धुआं उड़ाती, शोर मचाती धुआं उड़ाती, कभी कभी ही सरपट जाती। ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ जा रहा है। शोर मचाती धुआं उड़ाती, कभी कभी ही सरपट जाती, आए दिन ठहर जाती है, बीच डगर में अड़ जाती है, जोड़ तोड़ या गुणा घटाना, खींच तान बीमारी है, लोकतंत्र की गाड़ी है भाई, लोकतंत्र की गाड़ी है। राजा के 100 रसगुल्ले, राजा के 100 रसगुल्ले, प्रजा को रोटी के लाले, चाचा ताऊ दूध के धूले, चाचा ताऊ दूध के धूले, इनकम के नित 9 फार्मूले, इनकम के नित 9 फार्मूले, भूख गरीबी और बेकारी, यह सब कुछ सरकारी है, लोकतंत्र की गाड़ी है भाई, लोकतंत्र की गाड़ी। बहुत कभी कभी देखिएगा कि कभी कभी यह दर बिकवा दे, कभी कभी यह दर बिकवा दे, घर बिकवा दे, वर बिकवा दे, अम्मा का गहबर गौशाला, अम्मा का गहबर गौशाला, भाभी की चादर बिकवा दे। मिक्सचर फिक्सर लगती है, मिक्सचर फिक्सर लगती है, पर महंगी बहुत सवारी है, लोकतंत्र की गाड़ी है भाई, लोकतंत्र की गाड़ी। बहुत एक दिन ऐसा भी आएगा, देखिए बहुत पहले की कल्पना है, 30 साल 35 साल पहले की। एक दिन भी ऐसा आएगा, तेल गगन को छू जाएगा, गाड़ी पंचर हो जाएगी, गाड़ी पंचर हो जाएगी, तंत्र हवा में लहराएगा, घुटनों 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 नई सदी में चलने की तैयारी है, लोकतंत्र की गाड़ी है भाई, लोकतंत्र की गाड़ी है। तेल तो वाकई आज छू ही रहा है आसमान, और क्या उस समय आपने सोच लिया था। बहुत खूब जी। और क्या सुना रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर रचना आपकी, और एकदम यथार्थ। मुझे लग रहा है कि ये किसी भी कालखंड में इसी तरह से अपना जगह बना करके रखेगी, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ी चलती ही रहती है। जी मैम। जिस समय मैंने कविता लिखी थी, उसी समय मैंने सोच लिया था कि अब मेरी किताब का टाइटल ही होगा ये, तिनके की दाढ़ी। की दाढ़ी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है। और देखिए, मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ। प्रतिभा गुप्ता ऋतु जी हैं, प्रणाम दीदी बोल रही हैं आपको। और नीति शर्मा जी हैं, बहुत खूब बोल रही हैं। अंकिता नियोगी जी जुड़ी हुई हैं, आपको प्रणाम कह रही हैं। निधि शर्मा जी हैं, राकेश श्रीवास्तव जी हैं, पंडित मिल्टन दुबे जी हैं, और साथ में है सुमन सिंह जी और कुमार केशव जी। इतने लोग हैं जो आपको प्रणाम कह रहे हैं और आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं साथ ही साथ। और मैं चाहूंगी कि आप लोग लाइक कमेंट के साथ में इस कार्यक्रम को शेयर भी करिए, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि
एक जगह पे ऐसा भी कार्य हो रहा है। सौरभ पांडे जी जुड़े हुए हैं, धराधाम इंटरनेशनल के कर्ता धर्ता हैं, सर्वे सर्वा हैं और बेहतरीन व्यक्तित्व हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका। और वो कह रहे हैं बेहतरीन शानदार कार्यक्रम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपको। और बस ऐसे ही जुड़े रहिए। मैम, ये तो हो गई आपकी इस कविता और इस व्यंग्य का जिक्र। और आपके दिल के करीब ऐसी कौन सी रचना है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, दिल के करीब की रचना एक है कि गोरखपुर में जब भी देखिए व्यंग अंदर से कैसे, अब किसी भी संगति को आप देखती हैं तो आंदोलन होता है अंदर, किसी भी व्यक्ति के मन में आंदोलन होता है, फिर वो अभिव्यक्ति का माध्यम ढूंढता है। तो मेरे पास कलम थी, मैं क्या करती, तो मैं अब कलम और व्यंग तो जो सही बात है। बेजोड़ मेल है। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ गोरखपुर में कि निकायों के चुनाव हो रहे थे, तो 2 बाहुबली प्रत्याशियों ने आपस में शर्तें लगाई थी कि अगर मैं हार जाऊंगा तो अपनी पत्नी को हार जाऊंगा। तो मुझे बहुत गुस्सा लगा, कि पत्नी कोई समान है कि हारेंगे ये और पत्नी को हार जाएंगे तो दूसरे के पास चली जाएगी। तो उस बहुत दुख लगा, गुस्सा का समझिए, दुख लगा हमको। तो फिर मैंने उस पे कलम उठाई और देखिए, शुरू में तो मुझे नहीं मालूम था कि मैंने कुछ अच्छा लिखा, लेकिन हर गोष्ठी में, हर जगह यही मांग होने लगती थी कि ये कविता सुनाइए। तो मुझे लगा कि हाँ, इस कविता में कोई दम है, मुझे नहीं पता था। जी, हम भी जरूर सुनना चाहेंगे उस कविता। तो देखिए कि शायद यह 21वीं सदी है, शायद यह 21वीं सदी है, दांव पर आज भी द्रौपदी है। ध्यान दीजिएगा कि शायद यह 21वीं सदी है, दांव पर आज भी द्रौपदी है। हार तो उसकी हार ही है, जीत भी उसकी त्रासदी है। दांव पर आज भी द्रौपदी है, दांव पर आज भी द्रौपदी है। 7 जन्म या 14 फेरे, 7 जन्म या 14 फेरे, कागज हैं अनुबंधन कोरे। 7 जन्म या 14 फेरे, कागज हैं अनुबंधन कोरे। दान दर दान नियति उसकी, दान दर दान नियति उसकी, यही ऋचा की सप्तपदी है। दांव पर आज भी द्रौपदी है, दांव पर आज भी द्रौपदी है। उन्हीं दिनों दिल्ली में अवन कांड हुआ था, अवन या वो क्या, हाँ, तंदूर नैना साहनी कांड। हाँ, तंदूर कांड हुआ था। तो देखिए कभी अगन में, कभी लगन में जलती है वो कभी किचन में। ध्यान दीजिएगा कि कभी अगन में, कभी लगन में जलती है वो कभी किचन में। हवन कुंड से कर्म कांड तक जलना भुनना चौहद्दी है। दांव पर आज भी द्रौपदी है, दांव पर आज भी। बहुत ही शानदार। और वाकई उस समय में जिस तरह की घटनाओं का आपने अभी जिक्र किया, तो किसी का भी खून खौल उठेगा। और खास तौर पे जिसके हाथ में कलम होगा ना, वो और कुछ नहीं करेगा तो कम से कम कलम से ही आग तो उगलेगा ही उगलेगा। ये तो है, बस वही है कि हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो कर सकता है उसे करना भी चाहिए। और कैसे कोई ऐसा सोच भी सकता है, मुझे हमेशा इस बात का आश्चर्य रहता है कि कैसे कोई किसी को दूसरे दर्जे का नागरिक समझने का हिम्मत भी कर सकता है। मैं गलती भी नहीं कहूंगी, हिम्मत कैसे कोई कर सकता है। सबके पास तलवार और बंदूकें नहीं होती, कलम से ही आंदोलन कर सकता है, कलम से ही। अब हम लोग क्या किए कि बस यही करते आ रहे हैं तब से। बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं आप, और आपने किया है। और ये जो है समाज के लिए आपकी एक धरोहर है जो संजो के रखने वाली चीजें हैं, ये सारी रचनाएं, ये सारे शब्द। और हमारे साथ में अभी यहाँ पे राजकुमार सेवक जी जुड़े हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। हाँ, सौरभ पांडे जी कह रहे हैं कि महाभारत कालीन स्थिति अभी भी बनी हुई है। देखिए, एक पुरुष होकर के वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये स्थिति बनी हुई है, तो ये बड़ी बात, बहुत हिम्मत की बात है कि इस बात को स्वीकार करना, क्योंकि बहुत सारे लोग स्वीकार करने को ही नहीं तैयार हैं। जब आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आप इससे फिर जूझेंगे कैसे, इसको खत्म कैसे करेंगे। सही बात है, आपने इस बात को माना है। और रागिनी पांडे जी हमारे साथ है, वाह क्या बात है, शानदार कह रही है। प्रमोद शर्मा जी हैं,
और वो आपको प्रणाम कह रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बस हमसे जुड़े रहिए, कार्यक्रम के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि आज जिस तरह की रचनाओं का यहाँ पे हमें सुनने को मिल रहा है, जिक्र हो रहा है, वो अद्भुत है अपने आप में। मैम, ये तो हो गई आपकी ये वाली रचना। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं मैम? मुझे लग रहा है कि वीडियो फ्रीज हो गया था। जी, तो ये तो हो गई। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम बहुत किया है, तो उस समय का कुछ अपना अनुभव बताएंगे कि कैसा क्या माहौल था उस समय और कैसे आपने इस तरह के कार्य किए? नहीं, माहौल तो बहुत, देखिए सबसे बड़ी बात है, माहौल आपके व्यवहार पर भी निर्भर करता है। तो आकाशवाणी में भी मुझे, हाँ, आकाशवाणी में भी मुझे बहुत स्नेह मिला, बहुत अपनापन मिला, और दूरदर्शन में भी बहुत ही अपनापन मिला। कितने तो ऐसे संबंध बन गए कि आज भी मैं निभा रही हूँ। कहीं किसी बच्चे की मैं दादी हूँ, किसी की आंटी हूँ, किसी की माँ हूँ। हाँ, बस यही व्यवहार मिला मुझे। मैंने जो दिया उसका रिटर्न मुझे मिला। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ठोकर लगी हो, और किसी ने मुझे हतोत्साहित नहीं किया, सबने प्रोत्साहित ही किया। आज मैं जो भी कर रही हूँ लोगों के प्रोत्साहन से ही। दूरदर्शन में और आकाशवाणी में यही मेरा प्रारंभिक काल था, और वहीं से प्रोत्साहित होकर मैं कविता के क्षेत्र में आई और आप लोगों के सामने हूँ आज। कुछ और जी जी बताइए। कुछ नेटवर्क की समस्या है, बीच बीच में ना आपकी आवाज थोड़ी सी कट जा रही है, और कोई बात नहीं है, वो होता रहता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ये इतनी सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ये काले टीके के समान है कि ये काला टीका नहीं रहेगा, नजर लग जाएगी नेटवर्क को। तो हमारे साथ यहाँ पे है प्रमोद शर्मा जी हैं, और स्मित बिन्नी जी हैं हमारे साथ में, और अमोद श्रीवास्तव जी हैं, नीतीश शर्मा जी हैं, और वो कहते हैं कि नानी वी आर प्राउड ऑफ यू आकाश एंड आदित्य कुमार शर्मा। और देखिए, आपने नानी दादी की जिक्र किया और आपके होते आ गए। कीर्तन त्रिपाठी जी जुड़े हैं हमसे, कह रहे हैं धन्य है आप जो संबंधों की कमाई को आप अपनी पूंजी समझ रही हैं। जी हाँ, और यही पूंजी होती है, इसको जितने लोगों ने समझ लिया वही धनी है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। रह जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी के दिल में यादें और कुछ अच्छे पल बिताए हुए। तो वो आप भरपूर कर रही हैं, क्योंकि इसका एहसास मैं भी कर सकती हूँ। जो सौम्यता, जो सादगी आपके व्यक्तित्व में है, वो सभी को छूती होंगी। तो मैम, ये तो अच्छा, उस समय के जो दौर था जब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन में जब आप कार्य कर रही थी, तो वहाँ पे क्या अपनी रचनाएं पढ़ना होता था? किस तरह के कार्य करते थे आप उस समय? नहीं, बात ये हुई कि शुरू में तो आकाशवाणी में 98 में 80 की बात है। तो उस समय कोई परिचय नहीं था और मैं पढ़ रही थी उस समय। तो पढ़ने वालों के मन में तो उत्साह होता है। मैं इस समय बीए में पढ़ रही थी। तो फिर मैंने, मेरे साथ साथी थी एक, तो उनके बाल पक गए थे। जहाँ भी जाती थी सब मजाक उड़ाते थे। देखते देखते मेरे मन में आया, तो मैंने एक लेख लिखा उस पे, ये मेरे सफेद बाल। और मैंने आकाशवाणी में उसको जमा किया। तो मैंने युवा वाणी में जमा किया कि वहां से आएगा, लेकिन वो रचना परिपक्व निकली तो महिला सभा में पहुंच गई और मुझे बुलाया गया। मैं गई तो जो अधिकारी थे, बहुत अच्छे थे अधिकारी वहाँ, राम नगीना सिंह, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा, मुझे देखा तो हंसने लगे, कह के अरे आपने तो लिखा है कि ये मेरे सफेद बाल, लेकिन आपके तो सब बाल काले हैं। इस रचना के बाद व्यंग लेख था, तो ये मेरे सफेद बाल। तो इसके बाद से मुझे रेगुलर आकाशवाणी में बुलाया जाने लगा और मैं वहाँ बोलने लगी। तो क्या ये रचना आपके पास में अभी उपलब्ध है? आप हमें सुना पाएंगे? गद है ये, पद नहीं है। गद कम से कम 10 मिनट का, हाँ 10 मिनट की रचना है ये। अच्छा, ठीक है, चलिए। ये सब मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ प्रवासी हूँ लखनऊ में। मैं गोरखपुर लखनऊ में प्रवासी हूँ। अच्छा। तो आप बेसिकली गोरखपुर से हैं। तो चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, और मिला जुला करके ही रह लेना चाहिए।
कुमार सायल जी हमसे अभी भी जुड़े हैं और आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं। आपको भी उनको आशीष दे रही हूँ। जी जी। और आपके सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो युवा चेतना समिति गोरखपुर, कविता श्री सम्मान और चंचरिक साहित्य सामाजिक संस्था है, भागीरथी साहित्यिक सामाजिक संस्था, अमृत कलश दायरे अदब, एक तो आदमी बहुत लंबा फेहरिस्त है और माफ कीजिएगा मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि मैं फिर यही पढ़ती रह जाऊंगी। कोई जरूरी जी नहीं है, बस कविता सुनिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, हम आज आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं। ये तो मैं आपको सुनाना चाह रही थी, आपने कहा था ना कि शुरुआती दौर की, तो ये समझिए 90 की कविता है। 90 में एक वहाँ गोरखपुर में जनप्रिय बिहार है, तो नई नई कॉलोनी बनी थी उस समय। अभी तो आजकल तो इतनी आबादी हो गई है कि कॉलोनियां बनती जा रही हैं, उस समय अभी शुरुआती दौर था। तो मैं गई, एक मेरे भाई थे अरुण गोरखपुरी, पत्रकार भी थे, बहुत अच्छे कवि थे, भोजपुरी के समझिए बहुत ही अच्छे कवि थे। तो उन्होंने गोष्ठी रखी थी, तो हम लोग रेलवे के बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले अब गए वहाँ कविता पढ़ने। तो एक छोटा सा कमरा था और एक लाइन से मकान बने हुए थे। अब मुझे देखकर बहुत घुटन हुई और सरकारी मकान था। तो फिर देखा मैंने, मुझे हंसी आ गई। एक छोटे कमरे में बहुत लोग बैठे थे, तो इस समय मैंने कविता लिखी। वहां से लौटने के बाद इस कविता का जन्म हुआ। तो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि उस कविता का नाम मैंने रखा था हवा। तो हालांकि पुरानी, हाँ, और ये 90 की लिखी हुई कविता है, तो माहौल तो बदलते जा रहे हैं, लेकिन समय को ध्यान में देके देखिएगा आप इस कविता को, हवा। तो देखिए कि एक गुमशुदा कवि भाई की तलाश में, एक गुमशुदा कवि भाई की तलाश में दीन दुखियों के लिए निर्मित सरकारी आवास में छोटे आय वालों के लिए बनाया गया था एक एक कमरे का मकान। तो उस समय हम लोग को हंसी आती थी मकान देखकर, लेकिन अब तो आम बात हो गई है कि एक गुमशुदा कवि भाई की तलाश में दीन दुखियों के लिए निर्मित सरकारी आवास में मैंने देखा कि कई जोड़े एक दूसरे के हाथ पकड़े खामोशी से खड़े हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं, बस जमीन में जड़े हैं, बस जमीन में जड़े हैं। मैंने गौर से देखा वह एक एक कमरे का मकान है, मैंने गौर से देखा वह एक एक कमरे का मकान है, न खिड़की न किचन न स्टोर, बस एक एक टॉयलेट दरवाजे पर दरबान के समान है, बस एक एक टॉयलेट दरवाजे पर दरबान के समान है। अंदर उस दड़बे नुमा कमरे में शहर के कई दिग्गज कवि विराजमान हैं और एक भाई कविता सुना रहे हैं कि हमारा सारा हिंदुस्तान है, हमारा सारा हिंदुस्तान है। तो मैंने धीरे से कहा सिवाय इसके क्योंकि यह सरकारी मकान है, मैंने धीरे से कहा सिवाय इसके क्योंकि यह सरकारी मकान है। और दूसरे भाई उन्मुक्त वादियों के फूल चुनने लगे, दूसरे भाई कल्पनालोक में विचरने लगे, उन्मुक्त वादियों के फूल चुनने लगे। लेकिन मेरा दम घुटने लगा, मेरा दम घुटने लगा बेताबी से, जनवादी या प्रगतिवादी कविता से नहीं, उस साउंड प्रूफ कमरे की प्रजातांत्रिक आबादी से। मैं सांस लेने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने उस मकान का चित्रण, बहुत सुंदर। हाँ, मैं सांस लेने के लिए आंगन में आई तो तत्काल पीछे से तीखी आवाज आई कि कहिए आपको क्या चाहिए, कहिए आपको क्या चाहिए, नमक मिर्च या चाय की पत्ती, नमक मिर्च या चाय की पत्ती, जो भी हो मुझे बताइए। मैं उदास हो गई कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर आप दिला सकें तो मुझे थोड़ी सी खुली हवा उधार दिलाइए, मुझे थोड़ी सी खुली हवा उधार दिलाइए। वे मायूस हो गई, वे मायूस हो गई कि वो तो मेरे पास भी नहीं है, वो तो मेरे पास भी नहीं है। अगर आपको चाहिए तो उस इंजीनियर से कहिए, अगर आपको चाहिए तो उस इंजीनियर से कहिए जिसने इस कॉलोनी की डिजाइन बनाई है, जिसने इस कॉलोनी की डिजाइन बनाई है। तो मैंने इंजीनियर से कहा, मैंने इंजीनियर से पूछा तो उसने साश्चर्य कहा, खुली हवा, खुली हवा क्या वहां नहीं है? देखिए वो मौके पे आए भी नहीं है कि खुली हवा क्या वहां नहीं है? हाँ, तो जरूर उस जालिम जेई ने चुराई है, तो जरूर उस जालिम जेई ने चुराई है। मैंने जेई से कहा, मैंने जेई से कहा तो उदास हो गया, मैंने जेई से कहा तो उदास हो गया कि मेरा कहाँ इतना अधिकार, सारी खुली हवा तो अकेले हड़प गया बेईमान ठेकेदार, सारी मेरा कहाँ इतना अधिकार, सारी हवा तो अकेले
हड़प गया बेईमान ठेकेदार। मैंने ठेकेदार से पूछा तो उसने बेरुखी दिखाई कि खुली हवा बड़ा मुश्किल है भाई, खुली हवा बड़ा मुश्किल है भाई। अब देखिएगा इसका क्लाइमेक्स कि 50% हवा मंत्री जी ले गए, 50% हवा मंत्री जी ले गए, 25% बिचौलिए खा गए, 10% हुकाम को दिया, 10% हुकाम को दिया, बाकी से बिटिया का विवाह किया। और बाकी से बिटिया का विवाह किया। अगर आपको चाहिए तो मैं मंगवा दूं रंग। अब तो मेरे पास ये तार और खजूर बचे हैं, कहिए तो मंगवा दूं और रंग बिरंगे पंखे पूरी कॉलोनी में बंटवा दूं, रंग बिरंगे पंखे पूरी कॉलोनी में बंटवा दूं। बहुत खूब, बहुत खूब। और एकदम संवेदनाओं को अपने आप में समेटे हुए, क्योंकि उस कमरे का जो चित्रण आपने रचना में जरूर किया, लेकिन उसके पीछे की जो वास्तविकता थी ना, वो बहुत बेजोड़ थी, बहुत शानदार। और देखिए हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं कुमार शैल जी और अस्मित बिन्नी जी हैं, दीपा मिश्रा जी हैं। दीपा मिश्रा जी कहती हैं, दिस इज सो वंडरफुल आंटी, इट इज सो गुड टू हियर यू, यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन रियली। और सुनीता दीप शर्मा जी हैं, बहुत खूब कह रही हैं आपको। तो सभी का फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अंत तक आप जुड़े रहेंगे। प्रमोद शर्मा जी, वेरी नाइस मम्मी जी तो जरूर ही आपके दामाद होंगे। क्यों? बड़ौला वाले। और कुमार शाह जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर, आपने बाल साहित्य पर बहुत कार्य किया है, मैं निवेदन करूंगा यदि कुछ बाल साहित्य हो जाए। जी हाँ, देखिए मैं भी अब अगला क्रम मेरा यही था कि अब बाल साहित्य का जिक्र हमने शुरुआत में भी किया था कि जिस तरह से आपने नाटक और कुछ रचनाएं आपने रची, उनमें से कुछ याद है आपको या आपके पास उपलब्ध है तो आप जरूर सुनाइए। मैं किताबें तो दिखा सकती हूँ, लंबी लंबी किताबें हैं सब, और अभी कोई बच्चा आएगा तो निकाल के दिखा देगा। और मैं एक कविता पढ़ना चाह रही थी। जी जी सुनाइए। ठीक है, तब तक कोई दूसरी बात हो जाए, कविता कहीं मिस हो गई है। अच्छा, मिस हो गई है, कोई बात नहीं है, और हो जाता है ऐसा। आप इसको देख लीजिएगा, मिल जाते हैं तो जरूर हम इसको, लेकिन मैं आप जी मिल गई। मिल ही गई। हाँ ठीक है, तो बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, मैम को मिल रही है कविता और वो हमें सुनाएगी। देखिए अभी ये कविता जो मिले हैं नाटक में मिले हैं समान, लेकिन कविताएं भी लिखती रहती हूँ। तो ये कविता मुझे बहुत पसंद है बच्चों की। अब उनके मन तक उतर कर लिखना पड़ता है कविता। अब हम बूढ़े लोग जब बच्चों के मन तक उतरेंगे तब ये कविता आएगी। तो देखिए कि बचपन राजा, देखिएगा, बचपन राजा फिर से आजा। ध्यान दीजिएगा कि इस आपाधापी के जीवन में हम चाहते हैं कि हम एक बार अपना बचपन जी लें। ऐसा लगता है ना मन में कि बचपन राजा फिर से आजा, फिर से आजा, बजेगा फिर मुगली का बाजा। देखिएगा कि बचपन राजा फिर से आजा, बजेगा फिर मुगली का बाजा। ओका बोका तीन तड़ोका, ओका बोका तीन तड़ोका, अटकन चटकन धूम धड़का, चुन्नू मुन्नू अंटी बंटी, चुन्नू मुन्नू अंटी बंटी, गली गली में शोर मचा जा, बचपन राजा फिर से आजा, बजेगा फिर मुगली का बाजा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपना टिफिन कभी न खाना। ध्यान दीजिएगा, आपने भी किया होगा इस तरह का। अपना टिफिन कभी न खाना, पर दूजे का चट कर जाना। अपना टिफिन कभी न खाना, पर दूजे का चट कर जाना। किसने खाई, पकड़ गए तो भोलू राजा, बचपन राजा फिर से आजा, बजेगा फिर मुगली का बाजा। पेट दर्द का रोज बहाना, पेट दर्द का रोज बहाना, आलय मुझको आज न जाना। पेट दर्द का रोज बहाना, आलय मुझको आज न जाना। हाय हाय बस अब मर जाना, अब पलक झपकते गोलू राजा, बचपन राजा फिर से आजा, बजेगा फिर मुगली का बाजा। चुपके से बगिया में जाना, चुपके से बगिया में जाना, कच्ची पक्की इमली खाना। चोर सिपाही दोल्हा पाती, चोर सिपाही दोल्हा पाती,
झपट गए तो भोलू राजा, बचपन राजा फिर से आजा, बजेगा फिर मुरली का बहुत बाजा। सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात जरूर देखिएगा, सब बच्चे के साथ होता है कि हम्म। धम 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 आंटी का आना, धम 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 आंटी का आना, बार बार बस एक उलाहना, बोलो किसने बेल बजाई, बोलो किसने बेल बजाई, पकड़ गए तो गोनू राजा, बचपन राजा फिर से आजा, बजेगा फिर मुगली बहुत का सुंदर, बाजा। बहुत और सुंदर, लास्ट बहुत सुंदर। देखिए कि नानी के मिट्ठू की अपनी, नानी के मिट्ठू की अपनी पूसी जी से ब्याह रचाना, नानी के मिट्ठू की अपनी पूसी जी से ब्याह रचाना, खुला पिंजरा मिट्ठू राजा, फेरे लेने बाहर आजा, खुला पिंजरा मिट्ठू राजा, फेरे लेने बाहर आजा, महाराज, बचपन राजा फिर से आजा, बजेगा फिर मुगली का बाजा, बचपन राजा फिर से आजा। बहुत सुंदर। और आपने सभी को उनके बचपन को याद दिला दिया। और सबसे मजे की बात ये है ना कि जब बचपन गुजर रहा होता है तो फिर इंतजार होता है कि जल्दी जल्दी हम बड़े हो जाएं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया भाई, वापस वही वाला अच्छा था। और ये मुझे लगता है कि सभी के साथ ही ऐसा होता है ना, क्योंकि जब मैं जी छोटी थी ना, मुझे बड़े होने का बड़ा शौक था कि जल्दी जल्दी मैं बड़ी हो जाऊं, मैं कॉलेज जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, क्योंकि फिर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कोई डांटेगा नहीं, कोई कुछ ये नहीं करो, वो नहीं करो, कोई नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बचपन में जरूर सोचते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत दिन होते हैं। और आपने उस अपनी रचना में बहुत सुंदर तरीके से इसको प्रदर्शित भी किया है। बहुत सुंदर। और इसी के क्रम में शुक्रिया, हमारे बहुत साथ यहाँ पे जी प्रमोद शर्मा जी हैं। कुमार शैल जी कहते हैं, एक मिनट, कि वाह माता जी, आप तो बचपन में ही ले गई। निश्चित रूप से हम सब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ यादें सबके मन में आ गई होंगी। अनिल श्रीवास्तव जाहिर जी हैं, कह रहे हैं वाह वाह, आपको प्रणाम भी कह रहे हैं वो। प्रशांत जी हैं, शानदार बोल रहे हैं। ऋचा पांडे जी हैं, बहुत ही सुंदर कह रही हैं। संदीप आजादी, क्या बात है भाई, कुछ नाम भी अलग सा है। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन कह रहे हैं। अनिल श्रीवास्तव जाहिर जी कह रहे हैं अति उत्तम रचना। और किरण श्रीवास्तव जी हैं, बहुत खूब बोल रही है। मेरी बुआ है ये, मैं आपको बताऊं, बुआ प्रणाम आपको। और आज आप सुन रही हैं अंजू शर्मा जी को, और बहुत ही बेहतरीन रचनाकार हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरी बुआ यहाँ पे जुड़ी हुई है। मुझे सुन रही हैं, आपको भी सुन रही हैं। तो मैम, ये हो गई आपकी बचपन को एकदम झिझोड़ती हुई और निकालते हुए, सबको याद कराती हुई आपकी ये रचना। और चूंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, तो कुछ रचनाएं हो जाए। और साथ ही मैं चाहूंगी ना कि अगर इतने लंबे कार्यकाल के बाद में संस्मरण आपके जीवन के बहुत सारे होंगे, उनमें से अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें। संस्मरण किस तरह की, क्या? किसी भी तरह की जो आपके दिल को छूता हो, जो आपको लगता हो कि ये बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ, कुछ ऐसी ही बातें होती हैं। तो वैसे तो बहुत सी बातें हैं, उसके लिए तो कुछ हाँ, अभी हमने उस कमरे का जिक्र सुना, तो वो भी एक रचना में पिरो गई, वो भी एक संस्मरण ही है आपके। मुझे जी। एक बात याद आती है कि मेरे पिताजी, फादर इन लॉ, मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी तो मेरी शादी हो गई थी। तो आने के बाद मेरे पिताजी ने, मैं चाहती नहीं थी, आने के बाद मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और उन्होंने किया भी। मुझे इंटर, बीए, एमए उन्होंने पढ़ाया, मेरे पिताजी यानी फादर इन लॉ ने। और उस जमाने में कोई अपनी बेटी को आकाशवाणी या दूरदर्शन में बोलने के लिए नहीं भेजता था, बहुत कम लोग भेजते थे हमारे जैसे गोरखपुर में। लेकिन मेरे पिताजी शहर भेजते ही नहीं थे, स्वयं लेकर जाते थे मुझे, और मैं प्रोग्राम करके आती थी। और सबसे पहले यही पूछते थे, क्या हुआ, किसने, तुमने क्या बोला और किसने क्या कहा। पहले मैं कुछ भी लिखती थी तो पहले श्रोता मेरे पिताजी हुआ करते थे, और बहुत चाव से सुनते थे उसको और प्रोत्साहित करते थे। तो मैं भूल नहीं सकती अपने पिता को। मैंने ईश्वर के बाद जो नंबर होता है मेरे पिता का है, और उन्होंने मुझे, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ तो केवल अपने पिता के कारण बैठी हूँ।
बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही बड़ी बात है। देखिए अपने माता-पिता बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सास-ससुर अगर करें तो फिर तो पिता जीवन मेरी वाक़ई बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे फादर इन लॉ थे। आज का वही बात देखिए, मैं भी कह हाँ, कि बहू से तो सिर्फ उनके उम्मीदें की जाती हैं, एक हाँ, लेकिन ये ऐसी संस्मरण और ऐसी बातें सुन कर के ना लगता है कि तो दुनिया उन रंग-बिरंगी है वाक़ई। जी, तो हाँ, 2 लाइनें मैंने उनके लिए लिखा है कि जी, जी। मैं यूँ ही चल रही थी गिरते संभलते, मैं यूँ ही चल रही थी गिरते संभलते, मेरे पिता ने मुझे सीढ़ियाँ दी। ध्यान दीजिएगा कि मेरे क्या पिता बात ने मुझे सीढ़ियाँ दी और पति ने पंख। मेरे पति ने भी बहुत सहयोग किया है मुझे, यहाँ तक लाने में बहुत सहयोग मेरे पति का है। मुझे आकाशवाणी लेकर जाते थे और जब गाड़ी नहीं थी, स्कूटर से लेके जाते थे, दूरदर्शन लेके जहाँ कहीं भी गोष्ठियाँ होती थी, मुझे लेके पहले पहुँचते थे। तो देखिए कि मैं यूँ ही चल रही थी गिरते संभलते, मेरे पिता ने मुझे सीढ़ियाँ दी। पिता ने मुझे सीढ़ियाँ दी और पति ने पंख। आज मैं ऊपर हूँ और आसमान नीचे। क्या बात है! क्या बात है! बहुत सुंदर। और इन शब्दों में आपकी भावनाएँ झलक रही हैं पूरी तरह से, हमें भी छू रही हैं वो आपकी भावनाएँ और अब भावुक हो गई हैं। आप प्लीज़ थोड़ा-सा पानी पी लीजिए, तब तक मैं कुछ लोगों के कमेंट्स तो हालाँकि मैंने पढ़ लिए थे। कुमार शायल जी हैं, कह रहे हैं कि क्या बात है, सुंदर संस्मरण। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसे संस्मरण ना बहुत ही प्रेरक भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणाप्रद भी होगा कि अगर हम ही ऐसा कार्य करें तो हमसे भी जुड़े हुए लोग हम पे नाच करेंगे। तो उसके लिए खैर कर्तव्य तो करना पड़ता है, बहुत ही सुंदर बात। और चूँकि हम चाहते हैं कि कुछ रचनाएँ आपकी और भी हो जाएँ यहाँ पे। तो एक और रचना देखिए, अगर आपके वहाँ बंदिश ना हो तो, राजनीतिक नहीं है लेकिन देखिए नहीं, 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 आप कि आइए, खुला मंच है और आपके लिए हुँ, हम कुछ भी कि कह सकते हाँ, हैं। इस रचना को भी मंचों पे बहुत बार-बार बुलाया जाता था कि बोलिए इसको। तो देखिए कि मामूली चोरी में बहुत कोई ख़ास नहीं है, बस मैं वैसे ही जो कोई विसंगति होती थी उसको पकड़ के बस थोड़ा बहुत इधर लगा देती थी मिर्च मसाला, तो हो जाता था देखिएगा। मिर्च हाँ, मसाला मामूली जी। चोरी हाँ, मामूली चोरी में एक सिपाही पकड़ाया मामूली चोरी में एक सिपाही पकड़ाया थाने आया, उसे देखकर एक नेताजी का दिल भर आया। उसे देखकर एक नेताजी का दिल भर आया। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत अनाड़ी लगते हो, तुम तो बहुत अनाड़ी लगते हो, कच्चे खिलाड़ी लगते हो, बहुत धीमी है तुम्हारे अक्ल की रफ्तार, बहुत धीमी है तुम्हारे अक्ल की रफ्तार, चुराई छोटी सी चीज और हो गया गिरफ्तार, चुराई छोटी सी चीज और हो गया गिरफ्तार, मुझे देखो, मैंने पहले गाँव चुराया, मैंने पहले गाँव चुराया, फिर प्रदेश का नंबर आया और आज राष्ट्रभक्तों की पोशाक में हूँ और आज राष्ट्रभक्तों की पोशाक में हूँ और देश चुराने की फिराक में हूँ। क्या बात मैं है आज वाह! क्या बात राष्ट्रभक्तों की पोशाक में हूँ और देश चुराने की फिराक में हूँ और आजकल कोई भी ऐसी उँगली नहीं मुझ पर उठ सके कोई भी वैसी निर्दोष उँगली नहीं है। यह बात 16 आना सही है कि मुझ पर उठ सके वैसी कोई भी निर्दोष उँगली नहीं है। और क्या बात है! कुछ दिनों के बाद सीबीआई ने मेरा नंबर मिलाया। सीबीआई ने मेरा नंबर मिलाया कि आप उस नेता का नाम बताएं कृपया और जब मैंने बताया अमुक मंत्रीवर तो उधर से बेबस जवाब आया रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर। ध्यान दीजिएगा इसके ये रॉन्ग नंबर हाँ, इस गोला पे बहुत लोचा है भाई, क्या किया जाए? और वाक़ई मतलब इतना कठोर प्रहार करती हुई आपकी ये रचना है, आदमी एक बार तो सोचने पे विवश तो हो ही जाएगा। और सुनीता दीप शर्मा जी हैं, बहुत सुंदर रचना कह रही हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि रचनाओं में सरसता और सलिलता तो है ही, आपके साथ वाणी में जो मृदुलता है वो वंदनीय और अनुकरणीय है। सादर प्रणाम आपको। बहुत ही सुंदर नहीं, बात, बहुत ही खूबसूरत देखिए शब्दों से आपने नवाजा है कीर्तन जी। बहुत-बहुत एक रचनाकार की सफलता तो है कि बस दूसरा समझ ले उसको ग्रहण कर ले बस मेरी
राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर मौलिक कृतियों की कृतिकार हैं निश्चित रूप से, और जितना हम आपको सुनते जा रहे हैं, जितना हम आपको समझते जा रहे हैं, उतने ही फिर आप ही के रंग में रंगते भी चले जा रहे हैं। संदीप आजादी जी कहते हैं कि बहुत सुंदर विसंगतियों का सजीव चित्रण। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। और प्रमोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आपको अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। संदीप कुमार पांडे जी हैं, कहते हैं कि माँ बाप हैं तो जीना कितना आसान लगता है, इनके होने से रौनक ये जहान लगता है। मैं कुछ भी करूं हासिल तो बस खुश हो जाता हूँ, मगर ये शोहरत मेरी उन्हें अपना अभिमान लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। और एक किसी आपकी सफलता पे या आपकी खुशियों में जो सबसे ज्यादा खुश होने वाले लोग होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, वो आपकी माता और पिता। और ये बात शायद तब ज्यादा समझ में आती है जब वो नहीं होते हैं। नहीं होता है। लेकिन ठीक है, कुछ चीजें हैं हम उसको नहीं कर सकते। ऋचा पांडे जी हैं, रॉन्ग नंबर कटु यथार्थ। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ये रॉन्ग नंबर वाला कार्य जो है आपका, ये हमेशा, अच्छा ये सारी रचनाएं ऐसी हैं, और जो हम लोग परिदृश्य से देखने को मिलता है कि जिस तरह से राजनीति का जो स्वरूप है ना, मुझे तो लगता है कि शायद ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोगों ने तो उम्मीद भी छोड़ रखी है कि इसमें कुछ बदलाव आएगा, तो ये किसी भी कालखंड में ये नया का नया ही रहेगा, मुझे ये भी लगता है। जी मैम। अब राजनीति के बाद चली है तो एक छोटी सी क्षणिका मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी जी। मेरी कविताएं वहीं से उठ के आती थी यथार्थ से देखकर, ये जो है पृष्ठभूमि से। तो ऐसा है कि गोरखपुर रेलवे स्टेडियम में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत बड़े बड़े राजनेता देश विदेश से आए थे, और वहां जाना था हम लोग को। मैं जरा लेट हो गई थी तो मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी, गेट बंद हो गया था, और मैं परेशान है। लोग इतनी भीड़ थी, अंदर जाने के लिए जा ही नहीं सकता था कोई, इतनी चौकसी थी। और मैं दूरदर्शन के साथ अंदर गई, बैठी, तो ऐसा हुआ कि वहां पे, और उसके बाद जब मैं अंदर गई तो मंच पे देख रही कि एक से एक चंबल घाटी से उठ के चले आए हुए बैठे हैं लोग महाशय। तो मुझे हंसी आ गई, हम कि देखो वहां तो चौकसी लगी हुई है कि चींटी भी नहीं आ सकती है, और यहाँ चंबल से आके सीधे बैठ गए लोग मंच पे। क्या बात है। उस समय मैंने एक लिखी, तो ये कविता को सुनने वाले बहुत बार बार कहते थे सुनाइए सुनाइए। तो देखिए इसको कि मंच पे एक निर्देश था, मंच पे एक निर्देश था कि अराजक तत्वों का आना मना है। मंच पे एक निर्देश था कि अराजक तत्वों का आना मना है, और दर्शक दीर्घा से एक धीमी आवाज आई कि अभी तो मंत्री जी को आना है। और क्या बात है, क्या बात है। गनीमत यह थी कि मेरे पास, मेरे बगल में वो कालिका प्रसाद वहाँ के डीएम जो थे, डीएम गोरखपुर के कालिका प्रसाद बैठे हुए थे। लोग, अच्छा ये सारे लोग जो होते हैं ना, उनको हंसी भी आ रही होती है ना, तो वो हंस नहीं सकते हैं, चाहे अगर वो कैमरे में आ गया तो लंबा चलेगा। हम तो ठीक है, हम लोग बहुत सामान्य लोग हैं, हम लोग हर बात पे खुल के हंसते हैं, रोते हैं। जहाँ गुस्सा करना होता है गुस्सा करते हैं, जहाँ प्यार जताना होता है प्यार जताते हैं। तो हमसे अच्छा जीवन कुछ हो ही नहीं सकता। मैम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। और कुछ और भी दो चार हो जाए क्योंकि वक्त तो तेजी से बीत रहा है। माँ, उसके बाद फिर मैं कमेंट्स पढ़ूं। जी। माँ तो सार्वभौम है और सर्वव्यापक है, ईश्वर के बाद दूसरा नंबर है माँ का। तो लेकिन मैंने माँ को दूसरे तरह से प्रतिपादित किया है। देखिए ये भी व्यथा के रूप में ही उभर कर आया है। देखिएगा माँ, बात ये हुई थी कि मैं थक हार के लेटी हुई थी, तो मेरी छोटी वाली बिटिया जिसको आपने देखा अभी, तो आई घूम घूम के, तो बोली हाँ मामा आप थक गई हैं, बहुत काम था, आप थक गई हैं। हम कहे नहीं बाबू थके नहीं हैं। तो कोई और बात थी मेरे थकने का, तो मैंने कहा नहीं मैं काम से नहीं थकती बेटा। तो इसके बाद मैंने सोचा, मेरे दिमाग में कविता आई कि मैं काम से नहीं थकती। तो देखिएगा कि माँ कभी नहीं थकती। देखिएगा बच्चों की एक बात है, कविता का तैयार कर देता है। देखिए हाँ,
माँ कभी नहीं थकती। बाबा की अदरक नींबू की चाय, बाबा यानी दादा हम लोग बोलते हैं, बाबा की अदरक नींबू की चाय, दादी माँ की दवाइयाँ, भाभी का लंच बॉक्स और बिट्टी का दूध भरती हुई माँ कभी नहीं थकती। बिट्टी का दूध भरती हुई माँ कभी नहीं थकती। नंगे बदन घूमते महरी के बच्चों को झिड़कती, आत्मा राम को दूध भात देती, पड़ोसन चाची का कुशल क्षेम पूछती, माँ कभी नहीं थकती। बैठक से लेकर चौके तक सारा सारा दिन, बैठक से लेकर चौके तक सारा सारा दिन चक्कर घिन्नी की तरह दौड़ती भागती, माँ कभी नहीं थकती। परंतु बैठक से लेकर चौके तक सारा सारा दिन चक्कर घिन्नी की तरह दौड़ती भागती, माँ कभी नहीं थकती। परंतु दीदी का फोटो बंद लिफाफे में जब जब लौट कर आता है, माँ थक जाती है बहुत, माँ थक जाती है बहुत, माँ थक जाती है बहुत। बस सोचने लगी। ओवर हो गया। आपने ना मुझे स्पीचलेस कर दिया एकदम। क्या कहूँ मैं, इतना कुछ चीजें इतनी ज्यादा छू जाती है ना कि उसके बाद फिर शब्द मौन हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं, शब्दों का कोई कार्य नहीं रह जाता है, क्योंकि ये संवेदनाएं भगवान न करे कि सबके अंदर आए, बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। और वाकई आपकी ना एक एक बातें, एक एक चीजें जीवन में घटित हुई घटनाओं का को चित्रण करते हुई है, उन्हीं को चित्रित कर रही है। और मुझे महसूस हो रहा है कि आप किस रास्ते से आपका चलना हुआ होगा, क्योंकि ये कोई नहीं लिख सकता ऐसे। बहुत ही सुंदर। चलिए, अब मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा समय लगेगा। तो उस कमेंट के क्रम में सबसे पहले हैं, एक मिनट, कुमार शैल जी हैं, कहते हैं कि उजाले को सबूतों की कहाँ दरकार होती है, ये दुनिया जान लेती है जहां सूरज निकलता है। कुछ इस तरह का व्यक्तित्व है आपका, निश्चित रूप से, और मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं बेहतरीन प्रस्तुति। और धरती माता टेम्पल से लोग जुड़े हैं, आप दोनों लोगों पे धरती माता की कृपा बनी रहे। क्या बात है ना, मतलब कुछ नाम अपने आप में ही कितना अर्थ समा करके रखे होते हैं। सारिका सिंह जी हैं, सादर प्रणाम कह रही हैं। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कहते हैं कि बहुत सुंदर विश्लेषण, माँ कभी नहीं थकती। नूतन वर्मा जी हैं, सादर प्रणाम कह रही हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि शुक्रिया सबका। कहते हैं कि कितनी सहजता है आपके स्वभाव में, आपकी ध्वनि उद्घोष की भी कर्णप्रिय और हृदय स्पर्शी है। कीर्तन त्रिपाठी जी, आज आप बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे हमेशा से सकारात्मकता बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन वाकई आज आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कुछ। सुनीति नियोगी जी कह रही हैं कि लव यू माँ। और किरण श्रीवास्तव जी, मतलब मेरी बुआ हैं, और कह रही हैं कि बहुत सुंदर रचना है। जी हाँ, बिल्कुल, और उनके भी दिल को छू गया होगा, मैं समझ पा रही हूँ। और वो नूतन वर्मा जी कह रही है कि सच में माँ कभी नहीं थकती, बहुत सुंदर। सारिका सिंह जी हैं, कह रही है बहुत सुंदर। अंजू दुबे जी हैं, बहुत ही सुंदर, सादर प्रणाम। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए समय कैसे तेजी से बीत रहा है मैम, इतनी सुंदर रचनाओं के लिए, और सबसे बड़ा कि आपके व्यक्तित्व के लिए, जिस तरह का आज यहाँ पे समा बना और आपसे जो बातचीत हुई ना, अद्भुत है। और मैं तो शायद इसको बहुत लंबे समय तक, क्या शायद कभी ना भूल पाऊं इन बातों को, और आपके साथ ही बिताए हुए इन पलों को। अंत में चलते चलते कुछ दर्शकों से, अपने बच्चों से आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो क्या कहना है, सबसे पहले तो मेरा कर्तव्य है कि देशभक्त होना। देशभक्त होने में आप जान लीजिए किन किन बातों का ध्यान होता है, और ईमानदार होना, और कर्मठ होना, और बहुत सी बातें हैं आजकल के लोगों को मैं नहीं समझा सकती, मेरा नजरिया कुछ और है। और एक
कुछ और सुनाना है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, आप 1-2 और सुनाइए और फिर हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। जी। पल्लवी शर्मा जी हैं, कह रही हैं कि पहले हाँ, शब्दों का अर्थ समझ में आता था, अब भाव भी समझ में आ रहा है। निश्चित रूप से। पल्लवी शर्मा बहुत अच्छी कवि वो है और बहुत अच्छी अच्छा। कविता लिखती भी है वो। लिखती थी, लेकिन अब तो अब कविता उनकी रह गई। क्यों? देखिए, क्यों छोड़ पिछले दिया दिनों उन्होंने लिखना? एक मुक्तक है, जी, पिछले जी। दिनों जब प्रवासी कोरोना काल में वापिस आ रहे थे, तो लोगों ने कितने लोग मतलब ऐसे बहुत लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट भी किया। तो इसमें मैंने लिखा, देखिए कि हमारा देश भी महान है साहब, हमारा देश भी महान है साहब, दुख में सुख की मुस्कान है साहब। ध्यान दीजिएगा कि हमारा देश भी महान है साहब, दुख में सुख की मुस्कान है साहब। आप कहते हैं पलायन जिसे, आप कहते हैं पलायन जिसे, घायल पैरों का श्रमदान है साहब, घायल पैरों का श्रमदान है साहब। मेरा देश भी महान है साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जी, और बस हाँ, एक और मुक्तक आपको मैं देना, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन बेटियों के लिए अभाव का वो है, संदेश है कि हम सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास वो होता तो हम ये काम कर लेते। कुछ नहीं ऐसा, आप उसका वो कर सकते हैं, विकल्प तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कि पहाड़ों में ही नदियां मार्ग अपना ढूंढ लेती हैं। ध्यान दीजिएगा कि पहाड़ों में ही नदियां मार्ग अपना ढूंढ लेती हैं, दीवारों में भी बिटिया लक्ष्य अपना ढूंढ लेती है, दीवारों में भी बिटिया लक्ष्य अपना ढूंढ लेती है। कहा किसने बिना उनके जमाना था, कहा किसने बिना उनके जमाना चल नहीं सकता। अभावों में भी खुशियां मुस्कुराना ढूंढ लेती है, अभाव में भी बहुत बढ़िया, खुशियां बहुत मुस्कुराना ढूंढ। बहुत सुंदर। मैम, मैं बहुत ही खूबसूरत सफर। जी, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। और अंत में आपने बेटियों का जिक्र किया था ना, तो मैं बेटियों के लिए बता दूं, बस इस मुक्तक के बिना मेरा प्रोग्राम जो है अधूरा रहेगा। ये लिखते समय जी, मुझे जी। नहीं लगा था कि मैं कुछ ऐसा लिख रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने देखा गोरखपुर में एक कंपेयर है, तो जहाँ भी कहीं किसी सभा का संबोधन करती हैं तो वहाँ जरूर इस मेरी कविता को कोट करती हैं। तो देखिए वो मुक्तक को कोट करती हैं। तो ये लोग कहते हैं जंगली गुलाब हैं बेटियां, लोग कहते हैं जंगली गुलाब हैं बेटियां, पिता कहते हैं लोग कहते हैं जंगली गुलाब हैं बेटियां, परिजन कहते हैं दर्द की किताब हैं बेटियां, परिजन कहते हैं दर्द की किताब हैं बेटियां, पिता कहते हैं इज्जत है आप हैं बेटियां, परंतु अब समय कहता है कि इनकलाब हैं बेटियां, अब समय कहता क्या है बात। कि इनकलाब है, अब समय कहता है बहुत कि सुंदर, इनकलाब। बहुत सुंदर। और बस आपकी बेटियां और सभी की बेटियां इसी इनकलाब की लौ को जगाए रहें और जीवन में और दुनिया में इस नाम कमाती रहें। और आपके साथ जो आज यहाँ पे मैंने बातचीत की, हमारे दर्शकों ने जो इस पल को एक तरह से जिया है, हमने इस पल को, आपके इस सफर को, जिस तरह से आपने अपने जीवन के सफर को या उनमें जो भी अनुभूतियां आई हैं अपनी रचनाओं में पिरोया है, वो हमसे आपने साझा किया और हमने उसको महसूस भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इन पलों के लिए, इन रचनाओं मैं के भी लिए। नतमस्तक हूँ उन सबके प्रति जिन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी भावनाएं रखी और मुझे सपोर्ट किया, मुझे अच्छा लगा। आपके लिए भी, आप इतनी अच्छी हैं इसलिए मैं आपको अच्छी दिख रही हूँ, सबसे बड़ी बात है। ये तो मैं आपके लिए भी कहूँगी, बहुत मतलब मैं क्या कहूँ। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दर्शक हमसे यहाँ पे जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय दिया और हमारे साथ इस पल को आप भी जिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं तो नहीं भूलूंगी और आप भी शायद इस पल को नहीं भूलेंगे। बहुत लंबे समय तक हमारी भावनाओं को आपने छुआ है, संवेदनाओं को जागृत किया है। तो बस अंत में यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारे बहुत कार्यक्रम
को देखिए और सुझाव भी अवश्य दीजिए। फिर 8 बजे मिलते हैं काव्यधार में। आज जो रचनाकार हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं अद्भुत हैं, और बस आपका साथ वहां भी मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में फिर आपके साथ कहीं बैठेंगे और खूब सारी सी बातें करेंगे। आपका आशीर्वाद हम पे बस ऐसे ही बना रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।